हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं साइन एक्स की घात m और कॉस एक्स की घात n के गुणनफल का समाकलन। तो आज के सवाल इसी रूप में रहेंगे और इसमें कुछ कुछ नियम भी हैं। तो सवालों के समझने के साथ साथ हम नियम जो उसमें इस्तेमाल होंगे उसको भी अपन समझेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सवाल हैं और ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। लेकिन एक खास बात कि इसके पहले के टॉपिक्स के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे टॉपिक्स के वीडियोस मिल जाएंगे जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। इसके पहले के जो फलन हमने देखे, जिनका समाकलन हमने किया, तो उन फलनों के समाकलनों को भी आप अच्छे से समझ लीजिए। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करके हमने अलग अलग उसको कैटेगरी वाइज अच्छे से उसको पढ़ा। तो उन सभी वीडियोस को आप जरूर देखिएगा दोस्तों। साथ ही इसके पहले के यूनिट्स के जो टॉपिक हैं, यूनिट 1, 2, 3, ये सारे टॉपिक्स भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो जरूर जाइएगा, जरूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे साइन क्यूब एक्स लिखा है और कॉस एक्स रेज़ टू द पावर 4। ठीक है, अब हमको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला नियम यहाँ पे क्या है, अगर आपके पास साइन की घात में कुछ और कॉस की घात में कुछ कुछ होगा तो पहले ये देखिए आप विषम घात किस में है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ 3 घात है और यहाँ 4 घात है। 3 विषम संख्या होती है अर्थात ऑड नंबर होता है और 4 सम संख्या होती है अर्थात इवन नंबर होता है। तो अपने को जिसमें ऑड रहेगा ना उसको टी नहीं मानना है। तो फिर किसको टी मानना है? तो देखो साइन की घात में अभी ऑड नंबर है तो आप कॉस को टी मानेंगे, और जब कॉस के पावर में ऑड रहेगा तो आप साइन को टी मानेंगे। ठीक है, यानी यूं समझिए कि अगर एक इवन है और एक ऑड है तो जो इवन रहेगा उसको टी मानना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी ध्यान से देखिए। तो साइन एक्स की घात में विषम संख्या है ना, तो समझ लीजिए कि अभी मेरे को कॉस एक्स को टी मानना है। परंतु कैसे मानना है, ध्यान से देखिएगा। अब cos x को आप t मान रहे हैं तो मन में सोच के रख लीजिए कि अगर मैं cos x को t मानूंगा, क्यों cos x को t मान रहा हूं? क्योंकि sin की घात विषम है और cos की घात सम है, तो इसलिए मैं cos को t मान रहा हूं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी अपन t मानेंगे तो उसी समय उसको क्या करना पड़ता है, अवकलन करना पड़ता है। तो माइनस साइन एक्स dx बराबर dt होगा, अर्थात dt के रूप में रिप्लेस करने के लिए dx के साथ sin x होना चाहिए, परंतु ये तो sin स्क्वायर एक्स, सॉरी sin क्यूब x है, dx अकेला अलग अलग है। तो 8 ऑफ sin x इसके साथ लाना पड़ेगा ताकि दोनों का मिला करके dt हम लिख सके। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए sin x dx बराबर माइनस dt हो जाएगा और उसके लिए dx के साथ 8 ऑफ sin x होना जरूरी है। तो यहाँ पे sin क्यूब x जो लिखा है उसको मैं sin स्क्वायर x और एक सिंगल sin x को इसके साथ लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये साइन क्यूब एक्स दो भागों में टूट गया, साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स। ठीक, और ये बीच में कॉस एक्स रेज़ टू द पावर 4 अपनी जगह पे है। ठीक, तो दोस्तों अब आप क्या करेंगे, चलिए एक और काम, इसका थोड़ा रूप बदलते हैं अपन। साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कॉस 4x साइन एक्स dx। ठीक है, नियम क्या कहता है, साइन की घात में विषम है तो कॉस को टी मानना है और कॉस की घात में विषम है तो साइन को टी मानना है। अभी साइन की घात में विषम है तो कॉस को अपन टी मानेंगे। तो चलिए मान लीजिए कॉस एक्स बराबर टी, और जैसे टी मानते हैं तो अपन अवकलन करते हैं तो क्या होता है बताइए, माइनस साइन एक्स। ठीक है, माइनस साइन एक्स dx बराबर dt। ठीक है, अब चलिए साइन एक्स dx का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, साइन एक्स dx का मान आ जाएगा माइनस dt। यहाँ सारी रिप्लेसमेंट आप कर लीजिए। तो चलिए क्या होगा बताइए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि आपने cos x को t माना है तो 1 माइनस टी स्क्वायर। देखो 1 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि cos x को अपन ने t माना है। साथ ही साथ यहाँ पे क्या लिखा है, cos x की घात में 4, यानी कि t की घात में 4, क्योंकि cos x को अपने t माना है। और फिर sin x dx को अपन लिखेंगे माइनस dt, तो माइनस सामने बैठा करके टी यहाँ पे लिखता हूँ। फिर आप देखेंगे t की घात 4 को अंदर गुणा करेंगे तो t की घात 4 और t की घात 6 हो जाएगा, 2 और 4 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप समाकलन करेंगे तो t की घात 4 का होगा t की घात 5/5 और t की घात 6 का समाकलन होगा t की घात 7/7।
ठीक है दोस्तों, इस माइनस के कारण इनको पलट दीजिए, या यूं कहिए कि माइनस के अंदर गुणा कर दें। तो टी की घात 7/7 माइनस टी की घात 5/5। अब टी किसको माने थे उसको आप वापस रख दीजिए। तो टी माने थे अपन cos x को, तो cos x की घात में 7/7 माइनस cos x की घात में 5/5, ये आपका आंसर आ गया। इसको आप इस रूप से भी लिख सकते हैं, ये ऐसा। कहीं पर भी कोई डाउट हो तो जरूर पूछिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल सवाल है ये, बिल्कुल आसानी से बन जाते हैं ऐसे सवाल। तो कहीं पर भी आपको डाउट आ रहा होगा तो जरूर पूछिए। फिर से एक बार नियम बता देता हूँ, साइन एक्स की घात विषम है, इसलिए अपन cos x को क्या माने, टी माने। और क्योंकि cos x को टी मानने से मुझे अवकलन करने पर sin x dx की प्राप्ति हो रही है, इसलिए एक sin x मैंने यहाँ पे बिठा लिया। और फिर उसके बाद का काम तो आप देख रहे हैं कितना सरल हुआ है। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन आपको बनाना है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, मतलब यहाँ पे आप देखो कॉस की घात विषम है और साइन की घात सम है। ठीक है, तो कॉस की घात विषम है, साइन की घात सम है, तो यहाँ पे आप साइन एक्स को क्या मानेंगे, टी मानेंगे। ठीक है, तो इसकी घात विषम है इसलिए इसको टी मान रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो ये विषम घात वाला है, तो इसलिए इसको इसलिए टी मान रहे हैं ना भाई, इसके विषम घात होने के कारण इसको इसलिए टी मान रहे हैं, क्योंकि इसको टी मानेंगे ना तो इसका अवकलज जब मिलेगा वो अवकलज यहाँ से एक ठोक अवकलज निकाल करके वो पूरा dt के रूप में फिट हो पाएगा और ये फिर सम घात वाला बन जाएगा। देखो ये इसलिए विषम घात पर जोर दिया जा रहा है। ठीक है, फिर ये क्या होगा कि ये क्योंकि विषम घात है तो एक ठोक अलग करके dx से ला देंगे ना, तो ये जैसे ही सम होगा तो ये फॉर्मूले में टूट जाएगा। और क्योंकि आप उसके देखो साइन वाला आखिर कौन से फॉर्मूले में टूटा, कॉस वाले फॉर्मूले में टूटा, और कॉस बाजू में भी रखा हुआ है, तो उसको टी मानने से पूरा का पूरा टी के रूप में रिप्लेस हो गया। साथ ही साथ वो विषम होने के कारण एक पावर आप अलग किए तो वो पूरा dx के साथ मिल करके dt के रूप में भी फिट हो गया। तो ये दिमाग अपने को लगाना है इसका। ठीक है, तो दूसरा वाला आपको बनाना है, तीसरा हम आपको बता रहे हैं। तीसरे सवाल में देखो साइन एक्स और कॉस एक्स, जो साइन क्यूब एक्स है और कॉस एक्स की घात 5 है, परंतु दोनों के दोनों बटे में है दोस्तों, यानी देखा जाए तो साइन एक्स की घात -3 है, क्योंकि अभी नीचे में दिख रहा है, वो जब अपन उसको ऊपर चढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स की घात -3 और कॉस एक्स की घात में -5, यानी कि यहाँ पे घातांक के माइनस में है, जो पावर से वो माइनस में है। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो तीसरा सवाल देखेंगे दोस्तों, dx अपॉन यहाँ पे लिखा है साइन क्यूब एक्स कॉस 5x, तो क्या किया जाएगा, अभी साइन एक्स कॉस एक्स दोनों बटे में है तो उनकी घातें जो है जब ऊपर जाएंगी तो ऋणात्मक हो जाएंगी। जब इसी को आप इस रूप में देखो, ये ऐसा, अब दोनों घातें ऋणात्मक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, दोनों का योग करके देखो तो कितने हो रहे हैं, 3 और 5 8। ठीक है, 3 5 8, तो समझ लीजिए मुझे अंश व हर में cos x की घात 8 यानी cos 8x का अपने को क्या करना है, भाग देना है दोस्तों। चलिए क्यों, अब आप बोलेंगे सर क्यों भाग दे रहे हो ऐसे, तो देखिए उसका कारण आपको आगे पता चलेगा। तो पहले तो आपको क्यों इसका भाग करें वो तो समझ में आ गया होगा, इन दोनों का योग 8 है इसलिए cos 8x से भाग करें। ठीक है, cos x की घात 8 से भाग कर रहे हैं, चलिए भाग कीजिए। ऊपर भाग करेंगे तो भाग कर रहे हैं मतलब 1 अपॉन करके, तो 1 अपॉन cos क्या हो जाएगा, सेक, तो सेक 8x है ना भाई, सेक x की घात 8 हो गया। नीचे अगर अपन cos 8x से डिवाइड करेंगे तो 5 5 घातें तो वैसे देखो ये 8 घात से डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ 5 घात लिखा है, तो 5 5 घात कटने के बाद 3 घात बचेगा। अब वो साइन क्यूब एक्स के बटे में जो 3 घात बचेगा cos क्यूब एक्स, वो मिल करके क्या हो जाएगा, टेन क्यूब एक्स हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और ये dx, तो ये दिमाग आपको लगाना है। अब सुनिए क्या होगा, अब आप समझ जाइए कि भैया मेरे को tan x को यहाँ पे क्या मानना है, t मानना है, क्योंकि tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x, और sec कहाँ बैठा है, ऊपर बैठा है, तो यही काम यहाँ पे होने वाला है। परंतु ये किस तरह होगा, देखो सोचो जरा सोचो कि अगर मैं tan x को t मान लूं
तो टेन एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी, ऐसे अपने को लिखना पड़ेगा। तो डी एक्स के साथ सेक स्क्वायर एक्स होना जरूरी है। तो ये सेक एक्स की घात में जो 8 है ना, उसमें से आप क्या करो बताओ, 6 घात बचा लो और 2 घात ना अलग लिख लो, 2 घात को अलग लिख लो, 6 घात और 2 घात में तोड़ दी। क्यों? मेरे को पता है कि टेन एक्स को टी मानने से सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स मिलने वाला है, ये देखो, इसलिए उसको फिट कर लो सामने में। और ये टेन स्क्वायर एक्स, सॉरी टेन क्यूब एक्स। अब क्या होगा दोस्तों, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब प्रश्न ये है कि सर अगर अपन यहाँ पे टेन एक्स को टी मानने वाले हैं, तो फिर ऊपर जहां ये जो सेक एक्स के घात 6 दिख रहा है, उसको भी आप टेन के रूप में कन्वर्ट कीजिए। तो देखिए कैसे कर रहे हैं। सेक एक्स की घात में जो 6 है उसको अपन लिख सकते हैं क्या, सेक एक्स की घात सेक स्क्वायर एक्स पूरे घात में 3, अवश्य लिख सकते हैं, क्योंकि घात के ऊपर घात तो घातों का आपस में गुणा, तो 2 3 6 होता है, ठीक है, तो अपन उसको ऐसे लिख रहे हैं। अच्छा, अब देखते हैं अपन, तो ये हो जाएगा, जो 6 पावर है उसको अपन लिखते हैं सेक स्क्वायर एक्स पूरे घात 3, ठीक है। अच्छा, एक और तोड़ देते हैं अपन, सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, सूत्र होता है, और पावर में 3, तो इसको वैसे ही तोड़ रहे हैं फिर अपन, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स पूरे पावर में 3, नीचे टेन क्यूब एक्स, और यहाँ कौन है, सेक स्क्वायर एक्स टी एक्स। अब देखेंगे, अब दोस्तों आप यहाँ पर टेन एक्स को टी मान लो, माना टेन एक्स बराबर टी, तो क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स टी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी, तो ये पूरा का पूरा डी टी बन जाएगा। ये 1 प्लस टेन एक्स को टी माने तो टी स्क्वायर हो जाएगा, पूरे घात में कितना हो जाएगा 3, टेन क्यूब एक्स, तो टेन एक्स को टी माने तो ये हो जाएगा टी क्यूब, और ये पूरा का पूरा बन गया डी टी। दोस्तों अब यहाँ पर a प्लस बी क्यूब का सूत्र लगेगा, तो a की जगह पे 1 और b की जगह पे आपको दिख रहा है टी स्क्वायर, तो लगाइए सूत्र। तो सूत्र होता है a क्यूब प्लस b क्यूब, b क्यूब मतलब टी स्क्वायर का क्यूब, टी स्क्वायर का क्यूब मतलब कितना हो जाएगा, t की घात 6, ठीक है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, इस तरीके से सूत्र लगेगा दोस्तों, और अपॉन है आपका टी क्यूब, ठीक है। चलिए अब आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर अलग अलग अब इसको आप बटे करेंगे, तो 1 अपॉन टी की घात 3 हो जाएगा, टी की घात -3, ये कटेगा तो टी की घात 3 बचेगा, ये कटेगा तो 3 बटे टी बचेगा, ठीक है, टी स्क्वायर और टी क्यूब कटेगा तो नीचे में टी बचेगा, और ये बचेगा 3t। अब सबका आप समाकलन कीजिए दोस्तों, देखिए क्या पाते हैं आप। तो ये आपको मिलेगा, देखो, -1/2 टी के पावर में, देखो ऐसा सूत्र होगा ना, टी के पावर में -3 + 1 अपॉन -3 + 1, तो ये -3 + 1 हो जाएगा -2, यानी -1/2 इसको मैंने लिख दिया। और यहाँ पे देखो क्या होगा, टी की घात में -2 बचेगा दोस्तों, ठीक है। टी की घात 3 का समाकलन होगा, टी की घात 4/4, ये हो जाएगा 3 log t हो जाएगा, 1/t का log t, और 3t को हो जाएगा 3t²/2। अब t लौटा दीजिए, किसको माने थे, tan x को माने थे, तो 1/2 tan x के पावर में -2 tan x के पावर में 4/4 3 log tan x और प्लस 3/2 tan x या tan स्क्वायर x, ठीक है, tan x का वर्ग या tan स्क्वायर x। तो दोस्तों ये आपका आंसर आ गया, देखो, ठीक है दोस्तों, इसको आप अच्छे से चेक कर लो एक बार। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हुआ। चाहो तो आप इसको नीचे भी ला सकते हो, जैसे tan x के घात में कितना लिखा है -2, तो उसको नीचे उतार करके tan स्क्वायर x करके लिख सकते हो, ठीक है। बाकी सब तो एकदम बढ़िया मस्त तरीके से बना हुआ है। चलिए अब देखते हैं हम अगला सवाल। आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर आपने साइन और कॉस का जो आपने समाकलन बताया, तो अभी तक हमने ऐसा सवाल देखे कि भाई एक सम एक विषम, एक सम एक विषम, ठीक है, साइन में विषम घात रहेगा तो कॉस को टी मानना है, कॉस में विषम घात और साइन में सम रहेगा तो साइन को टी मानना है, ये सब आपने देखा। परंतु चौथे सवाल में देखो दोनों घातें सम है, तो प्रश्न ये उठता है कि सर हमें तब क्या करना है जब दोनों घातें सम रहेंगी या दोनों घातें विषम रहेंगी, तब हमें क्या करना है। तो दोस्तों इसका उत्तर अब हमें यहाँ पे मिलने वाला है।
चौथा सवाल आप देखिए, ठीक है। तो दोस्तों चौथा सवाल में अपने को समाकलन करना है साइन एक्स की घात 4 और कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है। और दोस्तों पिछले वीडियो में हमने जो बड़ी घातों वाले जो फलन थे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जब हमने समाकलन किया था, तो बड़ी सम घातों के लिए हमने डिमॉर्ट्स थ्योरम का इस्तेमाल किया था, ठीक है। जब अकेला यानी कोई साइन या सिर्फ कॉस का अगर फलन, परंतु यहाँ पे साइन कॉस दोनों है, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, जब दोनों घातें सम सम हो, ऐसी स्थिति में हमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा डिमॉर्ट्स थ्योरम। तो दोस्तों डिमॉर्ट्स थ्योरम की मदद से ये सवाल बहुत आसानी से बन जाएंगे। ध्यान से देखिएगा कैसे। यहाँ पे आप मान लीजिए, देखो y बराबर अपन मानते हैं, ठीक है, cos x प्लस आई साइन एक्स। तो आप सभी को पता है कि 1/y मतलब क्या होगा, cos x माइनस आई साइन एक्स, ठीक है। डिमॉर्ट्स थ्योरम से दोनों के जोड़ने से और दोनों के घटाने से क्या मिलेगा, जोड़ने से cos cos हो जाएगा 2 cos x, और दोनों को घटाने से आपको मिलेगा 2 आई साइन एक्स। साथ ही आप y की घात r अगर निकालते हैं तो cos x प्लस आई साइन एक्स पूरे की घात r लगाते हैं तो डिमॉर्ट्स थ्योरम से ये पावर एंगल में गुणा हो जाती है, तो cos rx प्लस आई साइन आर एक्स हो जाएगा। ठीक इसी तरह अगर आप 1/y r निकालते हैं, 1/y की घात r निकालते हैं तो cos rx, देखो ना जैसे y है यहाँ प्लस है तो 1/y में माइनस हो गया, वैसे 1/y की घात r निकालोगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो इसको भी आप जोड़ और घटा दो, वाई आर प्लस 1/y r अगर आप करेंगे तो ये जुड़ जाएगा तो 2 cos rx हो जाएगा। और घटाने से क्या हो जाएगा दोस्तों, जो जुड़े थे वो कट जाएंगे, जो कटे थे वो बच जाएंगे, अर्थात 2y साइन एक्स, साइन आर एक्स। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आप ध्यान से देखेंगे कि हमको अब क्या मिलने वाला है। सबसे पहले तो आप देखो कि साइन एक्स की घात 4 और कॉस स्क्वायर एक्स का गुणनफल का मान पहले अपने को निकालना पड़ेगा। तो आप गौर करेंगे, यहां से साइन एक्स का मान निकलेगा, 2y को बटे में ले जाएंगे तब, तो साइन एक्स का मान क्या निकलेगा, 1/2y, 1/2y, y माइनस 1/y। परंतु साइन एक्स नहीं है, साइन एक्स की घात 4 है, तो ये तो साइन एक्स का मान है। देखो 2y को नीचे लाओगे ना इसके बाजू में बटे में, तो साइन एक्स का मान होगा, परंतु अपने को साइन एक्स की घात 4 चाहिए, इनटू कॉस एक्स का मान यहां से निकलेगा जब 2 को बटे में लाएंगे, तो कॉस एक्स का मान हो जाएगा 1/2 y प्लस 1/y। परंतु हमको कॉस नहीं बल्कि कॉस स्क्वायर एक्स की जरूरत है, तो ये आपको वर्ग यहाँ पे लग जाएगा दोस्तों। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तब समाकलन करेंगे, क्योंकि यही चीज का समाकलन अपने को करना है, इसलिए इसका पहले मैं मान निकालने की कोशिश किया। आई की घात 4 मतलब 1 होता है, 2 की घात 4 मतलब 16 होता है, और 2 का वर्ग मतलब 4 होता है, तो 16 चौक 64 होता है, तो 1/64 इसका हिसाब किताब हो गया। उसके बाद देखो y माइनस 1/y की घात में 4 और बीच में माइनस है ना, इसका अर्थ क्या है कि यहाँ पे सूत्र लगेगा a माइनस बी की घात में 4 वाला सूत्र लगेगा। दोस्तों a माइनस बी की घात में 4 का सूत्र लगाने के लिए पहले आपको 1 4 6 4 1 लिखना है। ये बड़ी घातों के सूत्र को शॉर्टकट ट्रिक से लिखना सिखाया गया है, उसका वीडियो आप पिछले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बस आप जाइए और आपको शुरुआत में ही इस वीडियो का लिंक मिलेगा कि बड़ी बड़ी घातों का सूत्र कितने आसानी से हम लिख सकते हैं, कितने आसानी से याद रख सकते हैं, वो आपको सब चीज जानने को मिलेगा। दोस्तों जरूर देखिएगा, डिमायर प्रमेय का भी आपको लिंक दिया हुआ है, इसको बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं, तो जरूर देखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो 1 4 6 4 1 हुआ, इधर से a की घातों को घटते क्रम में, उधर से b की घातों को घटते क्रम में लिखना शुरू कीजिए। a की घात 4 है ना, शुरुआत में यही वाली घात लगानी है, फिर a की घात 3, a का वर्ग a हो गया, और उधर से b की घात को घटते क्रम में b की घात 4, b की घात 3, b का वर्ग
टी। और अब चेंज में यहाँ पे अगर यहाँ प्लस रहता है ना तो सारे प्लस, परंतु यहाँ माइनस है ना, तो पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस, फिर ये प्लस। प्लस माइनस वाला पैटर्न में चलेगा, प्लस से शुरुआत करते हुए। अब देखो ए की जगह वाई और बी की जगह 1/y देखते हुए ये सूत्र यहाँ पे फिट कीजिए आप। तो ए की घात 4 मतलब y की घात 4 माइनस 4 ए की घात 3 मतलब y की घात 3 इंटू बी मतलब 1/y प्लस 6 ए स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर मतलब 1/y स्क्वायर माइनस 4 ए मतलब y और बी क्यूब मतलब 1/y क्यूब प्लस बी की घात 4 मतलब 1/y की घात 4, ये इसका गुणा होगा। साथ ही साथ अब ये तो a प्लस बी का वर्ग आप लगा ही सकते हैं, ए का वर्ग धन 2 ए बी बी का वर्ग। ठीक, कहीं पर भी कोई डाउट है तो जरूर पूछिए दोस्तों। ठीक, तो इस तरीके से अपन इसको लिखे हैं, यहाँ पे भी मैं इसे ब्रैकेट लगा देता हूँ। चलिए अब क्या करना है देखिए, पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए। 1/64, यहाँ देखो y की घात 4, ठीक है, यहाँ से एक एक y कटेगा तो -4y स्क्वायर, ये +6 है यहाँ पे। चलो 6 को बाद में लिखेंगे, पहले अपन देखते हैं कि यहाँ पे और क्या बचा है, -4/y स्क्वायर प्लस 1/y की घात 4 और +6, ठीक है। चलिए उधर देखते हैं क्या क्या बचा है, y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 2, ठीक है दोस्तों। चलिए अब एक खास बात आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे खास बात एकदम देखो, यहाँ पे 4 घात वाला पद है, 2 घात वाला पद है, वैसे अपॉन में भी 2 घात 4 घात दिख रहे हैं, कहीं भी 1 घात 3 घात 5 घात नहीं दिख रहा है, वैसे वहां पे भी आप देखो 2 घात वाला दिख रहा है, नीचे में भी 2 घात वाला दिख रहा है, 1 3 5 घात वाला नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो आप इतना यकीन कीजिए कि जब इस पूरे ब्रैकेट को उस पूरे ब्रैकेट से सारे पदों से जब गुणा करूंगा तो कहीं भी मुझे y की घात 1 या 3 या 5 वाले पद नजर नहीं आएंगे, नहीं मिलेंगे हमको वो पद, क्योंकि इधर भी 2 4 6 उधर भी 2 है, उधर तो 2 घात, ऊपर में भी और अपॉन में भी 2 घात है, सीधी सी बात है। तो फिर यहाँ पे अपने को 1 3 5 घात वाले पद नहीं मिलने वाले। तो चलिए अब देखते हैं कि पहले 6 घात वाले पद इकट्ठा करो, फिर 4 घात, फिर 2 घात, फिर कांस्टेंट पद, इन पदों को हम इकट्ठा करेंगे। चलिए बताइए 6 घात वाला पद मुझे कब कब मिलेगा, y की घात 4 को अगर मैं y स्क्वायर से गुणा करूंगा तो मुझे y की घात 6 मिलेगा, ठीक है, और y की घात 6 कभी नहीं मिलेगा। अब देखो अपॉन में मुझे y की घात 6 कब मिलेगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो इसे अपॉन में y की घात 6, y की घात 6 नहीं मिलेगा, इसमें कुछ नहीं, डायरेक्ट इसको जब आप इससे गुणा करेंगे, देख लो जब इसको इससे गुणा करेंगे ना तब आपको अपॉन में y की घात 6 मिलेगा, तो ये आप y की घात 6 ऐसे कर लो, ठीक है। अब y की घात 6 वाले पर इकट्ठा हो गए। अब ये देखो कि y की घात 4 अपने को कब कब मिलेगा, तो देखो ध्यान से, इसको मैं किससे गुणा करूंगा कि y की घात 4 मिल जाए, गौर करो ध्यान दो। तो आप बोलोगे हाँ सर 2 से गुणा करेंगे तो y की घात 4 मिलेगा, ठीक है। तो चलिए 2y की घात 4 मुझे मिल रहा है, तो चलो मैं पहले रफ में बनाता हूँ, ठीक है, फिर इसको सिंप्लीफाई करके एक साथ यहाँ लिखूंगा। 2y की घात 4 मुझे मिला, और आप बताओ, और आप सोचो कि मुझे y की घात 4 कब मिलेगा, जब मैं y स्क्वायर को y स्क्वायर के साथ गुणा करूंगा। देखो जब ये खुद अपने आप में y की घात 4 है, ये खुद अपने आप में y की घात 4 है, इसलिए मुझे इसको कांस्टेंट से गुणा करके y की घात 4 इकट्ठा करना पड़ा। अब और कब y की घात 4 मिलेगा, इसको और किसी से गुणा करने से तो y की घात 4 नहीं मिलने वाला, लेकिन इसके बारे में सोचो, इसको जब मैं इससे गुणा करूंगा तो मुझे फिर से y की घात 4 मिल जाएगा, गुणांक -4 y की घात 4, ठीक है। अच्छा इसको और किसी से गुणा करने पर y की घात 4 नहीं मिलने वाला, ठीक है। और सोचिए जरा, और सोचिए, अब अपॉन वाला देख लेते हैं। अगर आपने ऊपर ऊपर के लिए सब देख लिया है कि y की घात 4 और अभी अपने को कभी नहीं मिलेगा, तो ये तो अपॉन वाले हो गए, ठीक है। 6 के साथ किसी से गुणा करेंगे तो भी y की घात 4 नहीं मिलेगा। अब अपॉन में देखो y की घात 4 कब कब मिलेगा मुझे, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो मैं -4/y स्क्वायर को अगर 1/y स्क्वायर के साथ गुणा करूंगा तो मुझे मिलेगा -4/y की घात 4, और वैसे ही मैं 1/y की घात 4 को जब 2 से गुणा करूंगा तो मुझे मिलेगा 2/y की घात 4। तो अपन ऊपर में भी y की घात 4 और नीचे में भी y की घात 4 वाले पद, सारे पद इकट्ठा कर लिए। अगर आपके मन में लग रहा है कि सर और किसी को किसी से गुणा करने से y की घात 4 चाहे ऊपर में चाहे बटे में अगर मिल सकता है तो आप देख लीजिए और बता दीजिए, कोई भी नहीं है साहब, ठीक है।
देख लो, y की घात 4 को मैंने 2 से गुणा करने का सोचा। अब डायरेक्ट 2 से ही गुणा करने का क्यों सोचा? क्योंकि भैया इससे गुणा करूंगा तो मेरे पास 6 घात मिल जाएगा। 6 घात वाला मैंने पहले से इकट्ठा कर लिया है। इससे गुणा करूंगा तो मेरे पास y की घात 4 को अगर मैं इससे गुणा करूंगा तो कट के y की घात 2 हो जाएगा। 2 घात वाला पद मैं अभी इकट्ठा करना शुरू नहीं किया हूँ, अभी मैं ध्यान दे रहा हूँ 4 घात वाले पे। तो इसी से गुणा करने पर y की घात 4 मुझे मिला। अब इसको मैं उससे किससे गुणा करूं कि y की घात 4 मिल जाए? तो खुद y स्क्वायर है। जब ये खुद y स्क्वायर है तो y स्क्वायर के साथ गुणा करने पर y की घात 4 मिलेगा, वो मिल गया मेरे को। ठीक है, इसको और किसी से गुणा करने पर y की घात 4 नहीं मिलेगा। अब ये बटे वाला आ गया, तो मतलब अब समझ जाओ कि बटे में y की घात 4 वाले को इकट्ठा करो। तो अब इसको इकट्ठा करोगे तो इसको इससे गुणा करोगे तो 4 एकम 4, y की घात 4 मिल गया अपने को। इसको 2 से गुणा करने से नीचे में y की घात 4 मिल गया, और ये बेचारा 6 है तो ये तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट को देखो उधर, कोई y की घात 4 कुछ नहीं हो रहा है, तो ये इतना ही है। तो कितना आया दोस्तों? देखो, तो 2y की घात 4 माइनस 4y की घात 4 मतलब माइनस 2y की घात 4, और वैसे इधर भी माइनस 2 बटे y की घात 4, यानी कुल मिला के आप देखो माइनस 2 कॉमन निकलेगा तो y की घात 4 बटे मतलब y की घात 4 प्लस 1 बटे y की घात 4 आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब आप ये देखो कि y की घात 2 वाले पद मुझे कब कब मिलेंगे? सोचो जरा सोचो, y यहीं से शुरुआत करो। y की घात 4 को मैं इनमें से किससे गुणा करूं कि मुझे y की घात 2 वाले पद मिले? तो गौर करो, अगर मैं इसको इससे गुणा करूंगा, इससे नहीं, इससे गुणा करूंगा तो y की घात 6 मिल जाएगा जो मैंने पहले लिख लिया है। तो इसको मैं इससे गुणा करूंगा तब मुझे y की घात 2 वाले पद मिलेंगे। चलो मैं रफ में लिखते जाता हूँ, y की घात 2 मिल गया। इसको और किसी से गुणा करने पर y की घात 2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? चलो बारी आती है अब इसकी। इसको उससे गुणा करने पर y की घात 2 वाला पद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो गुणा होकर y स्क्वायर y की घात 4 बन जाएगा। तो इसको इससे गुणा करूंगा तो मैं y स्क्वायर कट के कांस्टेंट मिलेगा, मेरे को नहीं लेना कांस्टेंट, मेरे को भी y स्क्वायर से मतलब है। तो इसको इससे गुणा करूंगा तो मुझे y स्क्वायर मिलेगा, और कितना y स्क्वायर मिलेगा? तो देखिए माइनस 4 दूनी माइनस 8। ठीक है, तो मुझे मिलेगा दोस्तों माइनस 8 वाई स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, ये तो अपने पास इकट्ठा हुआ ही था। ठीक है ना, y की घात 4 को जब मैंने इसको इससे गुणा किया था तो मुझे y स्क्वायर यहाँ पे तो मिला ही मिला था। उसके बाद इसको इससे गुणा करने पर y स्क्वायर नहीं, इससे भी नहीं, इससे तो कितना होगा बताइए? 4 दूनी माइनस 8 वाई स्क्वायर। और बताइए अब और कब मुझे y स्क्वायर मिलेगा? ये देखो 6y स्क्वायर। ठीक है, पहले पूरा y स्क्वायर को इकट्ठा करो दोस्तों आप, तो ये 6y स्क्वायर यहाँ से मिलने वाला है। ठीक है, अब सारी चांसेस खत्म हो गई। अब 1/y स्क्वायर कब कब मिलेगा ये बताओ? शुरुआत आप कर दीजिए, यहाँ से अगर मैं किसी से गुणा करूंगा तो 1/y स्क्वायर मिलने के चांसेस है नहीं है। ठीक है, यहाँ को देखो आप, 1/y स्क्वायर मिलने के चांसेस है किसी से गुणा करने पर? नहीं है। इसको देखो आप, -4/y स्क्वायर को अगर मैं 2 से गुणा करूंगा तो -8/y स्क्वायर मुझे मिलेगा। और वैसे ही 1/y की घात 4 को अगर मैं y स्क्वायर से गुणा करूंगा तब मुझे 1/y स्क्वायर मिलेगा। और वैसे ही 6 को अगर मैं इससे गुणा करूंगा तो 6/y स्क्वायर मुझे मिलेगा। अब इसको हिसाब किताब कर लो, तो ये 1 और 6 7 -8 मतलब -1, यानी कि माइनस y की घात 2। और वैसे सेम हिसाब इधर भी होगा, माइनस कॉमन निकल चुका है, ये ऐसा। ठीक है, अरे कांस्टेंट पद तो भूल गए है ना भाई, कांस्टेंट पद बचा है दोस्तों। 6 घात 4 घात 2 घात वाले इकट्ठा हो गया। अब कांस्टेंट पद मुझे कब कब मिलेगा ये बता दीजिए। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं y स्क्वायर को इधर 1/y स्क्वायर से गुणा करता हूँ तो y स्क्वायर कट के -4 बचेगा। वैसे इसको इससे गुणा करने से y स्क्वायर कटेगा -4 बचेगा। तो -4 -8 हो गया, और 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12। तो 12 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो 12 में से 8 गया तो 4 यहाँ बचाना है दोस्तों। अब ये कंप्लीट तरीके से गुणा हुआ है। अब चलिए, अब ध्यान से देखिए दोस्तों, गौर कीजिए, ये तो हुआ 1/64। ठीक है, अब देखो, जिस तरह y की घात r प्लस 1/y की घात r को आप लिख सकते हो 2 cos rx। ठीक है, y की घात r प्लस 1/y की घात r बराबर 2 cos rx। r r रहता है तो यहाँ r हो जाता है, यहाँ 6 है तो क्या हो जाएगा? 2 cos 6x। वैसे ये 4 है तो 2 cos 4x। वैसे 2 है तो 2 cos 2x और प्लस 4। ठीक, अब अपन को समाकलन कर लेना है। ये अपन इसका मान निकाल रहे थे दोस्तों। ठीक है, अब इसका इसका इतना ही बराबर ये है। ठीक है, तो अब इसका समाकलन करने का अर्थ ये कि आप इसका समाकलन कीजिए।
तो मैं इसको मिटाता हूँ दोस्तों। तो चलिए अब अपन इसका समाकलन कर रहे हैं। ये देखो उसका समाकलन तैयार है अपने पास, तो डायरेक्ट समाकलन कर रहे हैं। इसका जो वैल्यू निकाले हैं उसका, तो ये 1/64 में बाहर कर देता हूँ ब्रैकेट लगा करके। 2 cos 6x 2 cos 4x माइनस 2 cos 2x प्लस 4 और ये dx। ठीक है दोस्तों, चलिए 1/64 हो गया। cos 6x का समाकलन होगा sin 6x बटे 6। ठीक है, साइन 6x/6, परंतु 2 से कट के 3 हो जाएगा। cos 4x का होगा साइन 4x/4, 2 से कट करके साइन 4x/2। cos 2x का साइन 2x/2, 2 से कट जाएगा साइन 2x बचेगा, और ये 4 का 4x। तो दोस्तों ये आपका कंप्लीट आंसर हो चुका है। चाहो तो आप इस 64 को अंदर गुणा कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट फाइनल उत्तर हो गया दोस्तों। कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां पर cos 4x, ठीक है, तो यहां पे आपके पास, अच्छा एक मिस्टेक होगी दोस्तों यहाँ पे अपने से। ये 2 तो पहले से है, देखो ये 2 पहले से है। जैसे अपन इसके जगह क्या रखे, अपन 2 cos 6x रखे, ऐसे इसके जगह अपने को 2 cos 4x रख रहे हैं, लेकिन ये 2 पहले से है ना, तो क्या हो जाएगा 4 cos 4x होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसके जगह अपन रखे हैं क्या चीज, 2 cos 4x, परंतु ये 2 पहले से है, तो 2 पहले से, तो 2 जब 4 हो जाएगा। ठीक, ये सही है अपनी जगह 2 cos 2x, क्योंकि याद करो y की घात r प्लस 1/y की घात बराबर cos rx नहीं बल्कि 2 cos rx। तो सूत्र में पहले से 2 है, और ये एक्स्ट्रा 2 पहले से था तो 4 हो गया। ये 2 cos 2x ठीक है, वो भी 4 ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे कहाँ सुधार हो जाएगा, ये 4 cos 4x होगा, और अब cos 4x का sin 4x/4 होगा, तो 4 कट जाएगा, तो यहाँ से ये हट जाएगा। अब सही है। ठीक है दोस्तों, अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी है, ये बन गया। चलिए, चाहो तो आप 64 को अंदर भेज सकते हो, चाहो तो यही रहने दो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो 3 को एलसीएम ले लो, फिर 3 को बाहर निकाल दो। ठीक है, जैसा चाहो आप ऐसा कर सकते हो। 3 एलसीएम लूंगा, इससे गुणा हो जाएगा, तो 64 या 4 के 12 6 के 18 192, और साइन 6x 3, मतलब अपन 3 का एलसीएम लेकर के, है ना भाई, एलसीएम निकाल करके सबका, ठीक है, 3 आएगा एलसीएम, 3 बाहर आएगा, 3 सबसे गुणा हो जाएगा, 3 साइन 4x 3 साइन 2x 4 दिए 12x। कंप्लीट आंसर आ गया दोस्तों। ठीक, तो इस तरह से ये बनेगा दोस्तों। तो आपने देखा कि सवाल को बहुत ही ध्यान से बनाना है, ताकि कहीं कोई त्रुटि ना हो, कहीं कोई गलती ना हो। ठीक है दोस्तों, चलिए अब 5वां सवाल आपका होमवर्क है। 5वां सवाल आपको बनाना है, मैं इसमें थोड़ा हिंट आपको दे देता हूँ। नीचे क्या दिख रहा है, साइन। साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस। कॉस कहाँ है, ऊपर है, भले ही 5 घात है तो क्या हुआ। तो अब क्या क्या समझेंगे यहाँ पे कि साइन एक्स को मेरे को टी मानना है। क्यों, क्योंकि साइन एक्स को मैं टी मानूंगा, तो साइन एक्स को टी मानने से जब साइन एक्स का मैं अवकलन करूंगा तो कॉस एक्स टी एक्स हो जाएगा। ऊपर कॉस 5x में से, ठीक है, 4 घात अलग कर लो और 1 घात अलग कर लेना, और ये कॉस एक्स टी एक्स हो जाएगा। और नीचे में कौन है, साइन एक्स। साइन एक्स को टी मानना, कॉस एक्स टी एक्स पर dt रखा जाएगा, और ये कॉस, जो cos 4x है, उसको आप cos स्क्वायर का स्क्वायर लिख करके cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन से लिखना, फिर साइन एक्स की जगह आप टी माने हो, मतलब इजीली आगे बन जाएगा, बहुत ही सरल है। तो ये होमवर्क है दोस्तों आपका। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज के सवाल बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।